नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज हम बात करेंगे फिर कोरोना का हमला और हम कितने तैयार। यूपी में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार सुबह आई कोरोना रिपोर्ट में 24 घंटे में 29 नए संक्रमित मामले सामने आए। सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कोरोना फैला हुआ है। 2 दिन में 107 संक्रमित मिले हैं और एक दिन पहले लखीमपुर के एक स्कूल में 39 स्टाफ और छात्र पॉजिटिव मिले। सीएम योगी ने कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति को लेकर टीम के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में कहा गया कि सभी जिलों में डेडिकेटेड अस्पताल बनाए जाएंगे। सीएम ने प्रदेश में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा की स्थिति का आकलन करने के लिए टीम 9 के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की। बैठक में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक संबंधी तैयारी, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविड-19 के नए वेरिएंट और इन्फ्लुएंजा और के वेरिएंट का संक्रमण से बचाव और आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और इन्फ्लुएंजा को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सख्ती बढ़ाई जा सकती है। सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड को बनाया गया है। कोरोना को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया है। अब तक लखनऊ में 1 दर्जन से ज़्यादा कोविड पेशेंट पाए गए हैं। महानगर के भाऊराव देवरस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने दोबारा दस्तक दी है, जिसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के महानगर क्षेत्र के भाऊराव देवरस हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरह से कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आइसोलेशन वार्ड को बनाया ताकि कोविड से लड़ा जा सके। अब तक लगभग 12 से ज़्यादा कोविड पेशेंट राजधानी लखनऊ में आ चुके हैं और साथ ही साथ जो इन्फ्लुएंजा जैसी खतरनाक बीमारी है उसके भी पेशेंट लगातार मिलते जा रहे हैं, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार तैयारी कर रही है और आइसोलेशन वार्ड को बनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से एक बार फिर से कोविड ने उत्तर प्रदेश में दस्तक दी है, इससे प्रशासन कैसे लड़ता है। मजहर हुसैन, के न्यूज़, लखनऊ। जो कोरोना के आंकड़े हैं वो एक बार फिर से इस तरीके से सामने आ रहे हैं कि लोगों के जहन में एक बार फिर से डर देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे कि हम कितना तैयार हैं इस वायरस से निपटने के लिए। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आपसे कुछ ही देर बाद डॉक्टर विकास शुक्ला, पनेशिया के चेयरमैन हैं, वो भी जुड़ेंगे। साथ ही डॉक्टर राजीव कक्कर जी भी जुड़ेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। विकास मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर देखा जाए, कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अभी तक हम वो उस जंग के दौर से अगर देखा जाए गुजर चुके हैं और सोचा था कि शायद अब दोबारा इसको फिर से अपने जहन में नहीं बिठा पाएंगे, या ये सोच लें कि अब दोबारा से इस वायरस से जूझना पड़ेगा। ऐसे तमाम सवाल भी जहन में आते हैं। तो एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे और इसको लेकर हम कितना तैयार हैं? देखिए सोनी जी, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूंगा कि कोरोना हमारे बीच से अभी गया नहीं है, ना ही जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि कोरोना वायरस धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और उसके जो मरीज संक्रमित हो रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत हैं जो अस्पताल में जा रहे हैं, और अगर अस्पताल में जा रहे हैं तो क्या कितने प्रतिशत हैं जो वेंटिलेटर पे हो रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत कम आंकड़ा रहेगा, क्योंकि वायरस ने अभी तक, जैसा कि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट माध्यम से पता लगा है कि जो वायरस बढ़ रहा है वो पुराना ही वायरस है, कोई नया म्यूटेशन होके वायरस नहीं आया। और इस सीजन में न केवल कोरोना, H3N2 सीजनल इन्फ्लुएंजा, जिसको सीजनल फ्लू भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस, एडिनो वायरस, ये सब वायरसेस जो होते हैं इनका प्रकोप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे जनता को घबराने की जरूरत नहीं है।
ये समझ के रखना है कि आगे चल के भी ये कोरोना अगर सीजनल डिक्लेयर हो गया, जैसा कि WHO ने अभी पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था और ये कहा है कि अगर कोई नया स्ट्रेन अगले 2 महीने में नहीं आता है तो अगले साल से इसको भी जैसे इन्फ्लुएंजा को सीजनल डिक्लेयर कर दिया गया है, तो ये पैंडेमिक से हटके सीजनल उसमें आ जाएगा। लेकिन उसमें भी हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा। खास करके खतरा ज्यादा हाई रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट्स को होगा, जैसे बहुत छोटे बच्चे हो गए, बुजुर्ग जो 50 साल से ऊपर हों, जिनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हाइपोथायराइड, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट, क्रॉनिक लिवर डिजीज के पेशेंट, कैंसर पेशेंट, ऐसे मरीज जिनको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग चल रही हैं जो प्रतिरोधक क्षमता घटाती हैं। तो ये जितने भी हाई रिस्क ग्रुप्स हैं इनमें प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। हालांकि लेकिन अगर देखा जाए विकास जी, इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा को लेकर इतना डर लोगों के जहन में नहीं देखने को मिलता जितना कोरोना को लेकर देखने को मिलता है, क्योंकि कोरोना वार हम लोगों ने किस तरीके से झेला है ये कहा जा सकता है। तो वो डर जहन में दोबारा वापस आ रहा है। और जो ये आंकड़े हैं 24 घंटों में 1800 केस का आना चिंताजनक है। बिल्कुल सोनी जी, तभी मैं कह रहा हूं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि ये चिंताजनक है। जनता को इस चीज को समझना पड़ेगा। जनता थोड़ा सा उसका व्यवहार शिथिल हो गया है। जनता को एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा, यानी कि भीड़ भाड़ में जबरदस्ती ना जाएं। अगर जा रहे हैं तो वहां पे मास्क का प्रयोग करें और जितनी जल्दी हो सके अपने घर वापस आए काम निपटा के, और आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें, पुराने कपड़ों को उतारें, उसके बाद अपने नाक और मुंह को छुएं, क्योंकि ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। लोगों ने थोड़ा सा सावधानी बरतना कम कर दी है। हाई पॉपुलेशन, आप देखिए नोएडा जो है वो मिक्स पॉपुलेशन है, बैंगलोर है, ये सब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ एयरपोर्ट है, जहाँ पे पॉपुलेशन का मिक्सचर होता है, लोग बाहर से विकास जी आपके पास वापस लौटेंगे, अपने इस चर्चा पर वापस आएंगे, लेकिन फिर कोरोना का हमला, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, लगातार माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। विकास मिश्रा जी, अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आमतौर पर देखने को मिल रहा है कि कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है, लेकिन लोग जो हैं वो मार्केट में धड़ल्ले से निकल रहे हैं, मास्क वियर नहीं कर रहे हैं। तो क्या क्या सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? सोनी जी, मैं आपके सवाल से ही शुरू करूंगा, जो पीछे छूट गया था। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि चिंता की बात अवश्य है। चिंता की बात इसलिए है कि जो हमारा इन्फ्लुएंजा है उसका ट्रीटमेंट हमें पता है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उसे ओसेल्टामिविर या ज़ैनाविर या एमेंटाडीन दी जाती है। लेकिन कोविड को लेके अभी तक कोई वैक्सीन तो बहुत बन गई, लेकिन एग्जैक्ट एंटीवायरल ड्रग अभी तक उस पर शोध चल ही रहा है। तो पता नहीं लग पा रहा है कि कौन सी एग्जैक्ट ड्रग है जो कि इस वायरस पे अटैक करके इस वायरस को समाप्त करेगी। सारा ट्रीटमेंट इंपेरिकल ही चल रहा है। तो चिंता की बात उन लोगों के लिए ज्यादा है जो हाई रिस्क वाले ग्रुप है, जैसे बुजुर्ग लोग हो गए और जिनको कोमॉर्बिडिटीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो इसमें जनता को ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मिडिल एजेड और यंग एडल्ट्स हैं वो तो इस बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हल्का नजला जुकाम बुखार आएगा, 6-7 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो एक संक्रमण का माध्यम बनेंगे और वो अपने घरों में जाके, अपने ऑफिस में जाके बुजुर्ग लोग जो हाई रिस्क ग्रुप के हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे। और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है और वैक्सीनेशन का भी उनकी जो डोज लगी थी, बूस्टर डोज भी जो लगी थी, काफी हद तक भारत सरकार के प्रयास से उसको भी हम लोगों ने ऊपर करने की कोशिश करी थी। लेकिन जितना सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज में हमें सफलता प्राप्त हुई थी, उतनी हमें थर्ड डोज में नहीं मिल पाई थी। और वो किसी न किसी कारण से एक 50 to 60% पॉपुलेशन को ही लग पाई है, जो बूस्टर डोज है, जिसको आप प्रिकॉशन डोज भी बोलते हैं, बूस्टर डोज बोलते हैं। तो इसलिए हाई रिस्क ग्रुप के लिए ज्यादा खतरा होगा। तो मैं आपके माध्यम से सोनी जी जनता को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोरोना हमारे बीच से गया नहीं है और आगे जाएगा भी नहीं। इससे घबराएं नहीं, इससे बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बस बहुत सामान्य सी चीजें लेकिन हैं। एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि अचानक से देखा जाता है कि ये आंकड़े कम हो जाते हैं,
फिर क्योंकि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है, बहुत जल्द अपनी चपेट में ले लेती है, तो एक दौर ये भी देखने को मिला कि कोरोना से निजात मिल गई, अब कोरोना का कोई डर नहीं देखा गया लोगों के अंदर, और एक बार फिर से ये होता है कि कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी और एक दिन में 24 घंटे में जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा निकलकर सामने आ रहा है। जी सोनी जी, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं आप, लेकिन आप उसका परसेंटेज देखिए जो पहले होता था। इस समय हमारा ओमिक्रॉन वेरिएंट का B5 वेरिएंट जो है उसके सब वेरिएंट्स ज्यादा प्रचलित हैं, जिनकी संक्रामकता ज्यादा है। पैथोजेनिसिटी उतनी नहीं है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को वो इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन संक्रामक ज्यादा होते हैं। एक व्यक्ति क्षमता रखता है 18 से 20 लोगों को संक्रमित करने के लिए, और ये संक्रमण चेन बढ़ती जाती है। लेकिन संक्रमण के बाद मैंने जैसा कि पहले कहा था कि हाई रिस्क ग्रुप होंगे, क्योंकि वायरस बराबर म्यूटेट करता रहा है और धीरे धीरे ये नाजुक स्थिति में भी पहुंच गया है, क्योंकि वायरस बहुत डेलिकेट होता है। जितने म्यूटेशंस होते हैं, तो अभी तक जितना पाया गया है, डेल्टा वेरिएंट के बाद कब इतना खतरनाक कोई वेरिएंट नहीं आया है जिसने इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को हॉस्पिटलाइज किया हो या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो। अभी ये केसेस बढ़ रहे हैं, अभी आगे हमें ये पता लगेगा कि कितने प्रतिशत लोगों को संक्रमण होने के बाद भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, और हॉस्पिटलाइजेशन हुए भी तो कितने प्रतिशत हैं जो वेंटिलेटर पे जाएंगे, जिसकी संभावना मुझे एज सच बहुत कम लग रही है। तो इसमें विचलित होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, बस ये है एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर का जनता अच्छे से पालन करे। जी जैसे कि विकास जी, अगर देखा जाए इन्फ्लुएंजा भी इस टाइम बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, या लोग इससे भी संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके का वायरस है। तो अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में क्या कुछ एहतियात और डिफरेंस क्या है दोनों के बीच? देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस एक वायरस है जो आरएनए वायरस है, और कोरोना वायरस भी आरएनए वायरस है, लेकिन दोनों डिफरेंट फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। कोरोना कोरोनाविरिडी को बिलोंग करता है, और ये ऑर्थोमिक्सो वायरस को बिलोंग करता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो प्राइमरीली 4 प्रकार का होता है, ABCD, जिसमें से ए ज्यादा खतरनाक होता है। वो इसलिए होता है कि वो ना केवल मनुष्यों को संक्रमित करता है, बल्कि माइग्रेटरी बर्ड्स, हेन्स, चिकन, गीज, पिग्स, फाउल्स और भी तरह की लोगों को, हॉर्सेस, डोंकीज, उनको इन्फेक्ट करता है, और पिग इसका एम्पलीफायर होस्ट होता है। तो जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा और बर्ड इन्फ्लुएंजा, ये अगर पिग में पहुंच जाते हैं तो ये रीअसॉर्टमेंट करके एक नया वेरिएंट बना लेते हैं, जो कि कई बार खतरनाक भी हो सकता है। H3N2 जब शुरू में आया था, इसको हांगकांग फ्लू का नाम दिया गया था, तो बहुत तादाद में लोग इससे मरे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे कोरोना है, वैसे ही फ्लू भी शुरू में बहुत खतरनाक था, ये वाला इन्फ्लुएंजा। फिर धीरे धीरे इसको सीजनल फ्लू नाम दे दिया गया, कि ये खाली एक पर्टिकुलर सीजन में आएगा, लोग संक्रमित होंगे, उसकी दवा होगी, और हाई रिस्क ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है, जो हर साल स्ट्रेन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर व्यक्ति पहले से उसकी वैक्सीन लगवा लेता है, कम से कम 1 महीने पहले, तो उसको कम से कम 70 to 80% प्रोटेक्शन मिल जाता है उस बीमारी को होने से। वैक्सीनेशन इसके लिए कंपलसरी हो जाएगा। फिर अगर वैक्सीनेशन होता है तो जाहिर सी बात है इससे बचा जा सकता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं, स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है। पंजाब बदल रहा है।
आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है पंजाब, बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और लोगों को थोड़ा सा ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कोरोना का हमला और हम कितने तैयार हैं, इसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कर जी भी जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर राजीव जी, आपके पास ही आएंगे क्योंकि कई अहम बातें डॉक्टर विकास जी ने भी बताई हैं कि किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए। इन्फ्लुएंजा को A, B, C, D में डिवाइड किया और A जो है वो बेहद घातक होता है, ये भी बताया। आपसे जानना चाहेंगे, आप चेस्ट रोग स्पेशलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है जो जिसको प्रॉब्लम पहले से है उसके लिए कोविड कितना खतरनाक साबित हो सकता है? बिल्कुल ठीक कहा। पिछले कितनी जो हम लोगों को पिछली बार कोविड हुआ था, हम लोगों ने देखा कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको चांसेस ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी हाई रहता है। जैसे जो डायबिटिक होते हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, किनको COPD है, सांस के मरीज हैं, या वो जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं, कैंसर के पेशेंट हैं और ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, जो बहुत ही वृद्ध हैं या बहुत छोटे लोग हैं, जिनको इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये लोग हैं, इनको अपने लिए पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे कि वो बचे रहें। स्पेशली वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, जिनकी लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होती है, लेट नाइट अच्छे से स्लीप नहीं लेना, अल्कोहल या स्मोक या टोबैको का सेवन ज़्यादा करते हैं, उनकी लोकल इम्यूनिटी काफ़ी कम हो जाती, क्योंकि जो ये वायरस होता है, जैसा कि हमने कोविड के पीरियड में देखा था कि सांस के द्वारा एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में पहुंचता है। जो लोकल एक इम्यूनिटी होती है, एक बॉडी की अपनी पूरी इम्यूनिटी होती है। तो लोकल इम्यूनिटी होती है चूँकि इन्फ्लेमेशन रहता है स्मोकिंग की वजह से, या जो पेशेंट एजमेटिक होते हैं या COPD के पेशेंट्स होते हैं, उसमें लोकल डिफेंस सिस्टम कमज़ोर होता है। वायरस सीधे पेनिट्रेट करके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वहाँ पे अपनी पूरी साइकिल करता है और आपको इन्फेक्ट कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन तरह के पेशेंट्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, औरों को भी प्रोटेक्ट करना है। जिनके सिम्टम्स हैं उनको औरों तक को स्प्रेड नहीं करने देना है। बिल्कुल, जो सांस के मरीज़ हैं उनको बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। विकास जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए वैक्सीनेशन के बाद, वैक्सीन लगी, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, तो उसमें ये हुआ कि आप मतलब वैक्सीन लग चुकी है तो अब हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी एंटीबॉडी बन चुकी है, हम इतना तैयार हो चुके हैं। लेकिन क्या वाकई उसका असर है, उससे बचा जा सकता है काफ़ी हद तक कोरोना से अगर बात करें, या इन्फ्लुएंजा वायरस से? जी जी जी, देखिए सोनी जी, प्रश्न बहुत अच्छा है। वैक्सीन जो होती है वो आपको प्रोटेक्शन देती है जी। वैक्सीन कभी ये नहीं आपको इंश्योर करती कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। आप संक्रमित तो होंगे, लेकिन आपकी जो संक्रमण होने के बाद सीरियसनेस है उसको वैक्सीन कम कर देती, क्योंकि आपके शरीर में वो एंटीबॉडीज बना देती जो उस वायरस से या उसके कंपोनेंट से लड़ के उसको समाप्त कर सके। तो वैक्सीन लगने के बाद मरीज को संक्रमण तो होगा, लेकिन 70% ऐसे चांसेस हैं, जो हमारे भारत में वैक्सीन बनी है, आगे चल के ये प्रूव हो गया कि हमारी वैक्सीन फाइजर और मॉडर्ना से भी अच्छी थी। स्पेशली टॉकिंग अबाउट कोविशील्ड, जिसका प्रोटेक्शन रेट 78% तक गया है। अभी जो रिसेंट लैंडसेट में ट्रायल पब्लिश हुआ है उसमें 78% तक प्रोटेक्शन बताया गया है। तो व्यक्ति संक्रमित तो होगा, लेकिन हल्का नजला, जुकाम, खांसी, बुखार होके मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा, सेल्फ लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन्होंने वैक्सीन की सेकेंड डोज या प्रिकॉशन डोज नहीं ली है, जिनको लगभग 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है,
तो पहली वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी लेवल काफी नीचे आना शुरू हो जाता है, वो प्रोटेक्टिव लेवल पे नहीं रहता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है या जिन्होंने पहली लगवाई थी और जो हाई रिस्क ग्रुप के पेशेंट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उन पेशेंट्स में सीरियसनेस की ज्यादा संभावना है, वो हॉस्पिटल में भर्ती होंगे। उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसे होंगे जो आईसीयू रिक्वायर होंगे और उन आईसीयू वाले पेशेंट्स में से भी कुछ प्रतिशत होंगे जिनको असिस्टेड वेंटिलेशन यानी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। हाई रिस्क का आपने जिक्र किया, जो पेशेंट हैं उनको सर थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा, कौन कौन से पेशेंट हैं जिनके लिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सोनी जी देखिए, जो हाई रिस्क ग्रुप उनको बोलते हैं जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। छोटे बच्चे यानी 5 साल से नीचे जिनकी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है धीरे धीरे, 50 साल से बुजुर्ग लोग जिनकी इम्यूनिटी थी इंटैक्ट लेकिन बुजुर्ग बन गए तो धीरे धीरे इम्यूनिटी वेन ऑफ हो रही है। उसके अलावा जिनको लॉन्ग कोविड है, कोविड का इन्फेक्शन हुआ, उसके लॉन्ग सीक्वेल सिम्टम्स हैं, सीओपीडी, ट्यूबरकुलोसिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट, क्रॉनिक लिवर फेलियर के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट और कैंसर के ऐसे पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स चल रही हैं जो इम्यूनिटी को कम करती हैं। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसमें भी कई दवाइयां दी जाती हैं जो इम्यूनिटी को डिप्लीट करती हैं जिससे कि वो रिजेक्शन ना हो उस ऑर्गन का। तो ऐसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, तो उनको हल्का सा नजला जुकाम खांसी, जो जिनकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है उनको हल्का नजला जुकाम खांसी बुखार आएगा, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें थोड़ा ज्यादा विकराल रूप होगा डिपेंडिंग ऑन इम्यूनिटी। किसी को निमोनिया होगा, किसी को सार्स होगा, है ना। तो इस तरीके से वो सीरियसनेस बढ़ती जाएगी। जी, आपके पास आएंगे राजीव जी, बचाव की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए कि जैसे सांस के मरीज का आपने जिक्र किया, आपने बताया कि उसे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अगर सांस का मरीज है तो ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब उसको प्रॉपर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, प्रॉपर उसे डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। जो सांस के पेशेंट्स होते हैं स्पेशली ये डिफ़िकल्ट होता है कि ये देखने के लिए कि सांस का अटैक है कि इसको कोविड का अटैक जो वायरल इन्फेक्शन है उसके लिए है। देखिए बड़ी साधारण सी चीज़ है, सांस की बीमारी एयरवेज की बीमारी है, सांस की नलियों की बीमारी है, उसमें सूजन पैदा करती है और जो सांस की नली की सिकुड़ने से होती है एक वीज़ आवाज़ पैदा होती है जिसको हम वीजी कहते हैं, वीजिंग कहते हैं। ये इस तरह की वॉइस प्रोड्यूस होती है। जो पेशेंट सांस के हैं उनको मालूम है चेंज ऑफ सीज़न में डस्ट एक्सपोजर के बाद में ये हो रहा है। कभी कभी उनको हल्का इन्फेक्शन आ जाता है, बुखार के बाद में ये चीज़ बढ़ जाती है। लेकिन जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, जो इंटरस्टिशियल में इन्फेक्शन जाता है, जो वायरल इन्फेक्शन है, जैसा कोविड में देखा जो वायरल इन्फेक्शन में होता है, वो इंटरस्टिशियल ये वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है एयरवे से एल्वोलाई, एल्वोलाई से ब्लड में जाकर के पूरी बॉडी में आती है। जो बीच का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे निमोनिया होता है, वो एरिया थिक हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में देर से जाती है और सडनली ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करता है। अगर हम पल्स ऑक्सीमीटर में देखें जो 95-96 ऑक्सीजन सेचुरेशन होने चाहिए वो पहले 89 गया, 94 गया और हर दिन हर पल उसका ऑक्सीजन धीरे धीरे फॉल कर रहा है। ऐसे पेशेंट में जो ऑक्सीजन जो सांस लेने का पैटर्न है, अगर हम केवल पेशेंट को ही देखें, शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होती है, वो शॉर्ट एंड शैलो ब्रीदिंग होती है। जबकि सांस के पेशेंट में जो एक्सपिरेटरी फेज होता है, सांस निकालने का फेज होता है, वो प्रोलॉन्ग होता है। तो अगर आपकी ऑक्सीजन गिर रही है, बुखार है, वो चीज़ें जो सांस की दवा से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, अमूमन इन्हेलर से, नेबुलाइज़र से या सांस की दवा से आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको निमोनिया हो गया है, आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है, आपको फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। किसी भी समय अगर आपकी 95, 96 है और 91 भी जा रही है, यानी कि 2 डिजिट से आपको फास्ट आपकी ऑक्सीजन गिर रही है, तो ये मान के चलिए आगे आने वाले 1 या 2 दिन में वो और तेज़ी से गिर सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए।
बिल्कुल, ये सिचुएशन ऐसी सिचुएशन होती है कि डॉक्टर से आप तुरंत मिलें और उनकी निगरानी में रहें। हमारे साथ डॉक्टर विकास शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, पनेशिया के चेयरमैन हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विकास जी आपके पास आएंगे। विकास शुक्ला जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इन्फ्लुएंजा का भी खतरा मंडरा रहा है। इसको देखते हुए जो स्वास्थ्य विभाग है वो कितना तैयार नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक भी की है कि किस तरीके से हम तैयार हों कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। विकास शुक्ला जी अनम्यूट करिएगा सर। अनम्यूट करिएगा। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। अनम्यूट करिएगा। नाउ जी जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। दोबारा से संपर्क करेंगे। तकनीकी खामी के चलते आवाज़ नहीं मिल पा रही है। फिर से कोरोना का हमला और हम इसके लिए कितना तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ तो मीटिंग भी कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद दिशा निर्देशित भी किया है आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएं और जो चाक चौबंद पूरी तरीके से अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। कोरोना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। कोरोना वायरस के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लुएंजा का भी खतरा, ये भी एक वायरस है, संक्रामक रोग है, लोगों को अपनी जद में ले रहा है, जिससे यहाँ भी मरीजों की संख्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है और जो स्वास्थ्य महकमे हैं उनको चुस्त दुरुस्त रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकास शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं, पनेशिया के चेयरमैन हैं। विकास शुक्ला जी आपके पास आएंगे। जो कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा सर। जी जी, सुन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा भय नहीं रह गया है और निश्चित तौर पर अब आम जनमानस में इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लोगों को इसके बचाव का और इसके साथ जीने का तरीका पता चल गया है। ये बात निश्चित है कि कोरोना और कोविड एक वायरल डिजीज है और इसके जैसी अदर वायरल डिजीजेज हैं वैसे ही ये रहेगी। अभी फिलहाल तो रहने की पूरी उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत म्यूटेशंस में चेंजेस होने की वजह से ये केसेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सावधानी जरूर रखनी है, खास तौर से उन लोगों को जो कि हमारे को पैनलिस्ट डॉक्टर कटकर एंड डॉक्टर विकास मिश्रा जी ने बताया कि जो कि थोड़ा सा हाई रिस्क ग्रुप वाले लोग पेशेंट्स हैं, उनको जरूर खास ख्याल रखना है। और बाकी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन को बढ़ने ना पाए, एक दूसरे को फैलाने में मदद ना करें और उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकें, सेग्रीगेट कर सकें। यही हम लोग सब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी और बाकी जो उसकी प्रोफाइलेक्टिक मेथड हैं वो सबको फॉलो करना चाहिए। आम पब्लिक को फिर से उसी अपने गियर अप करना है और स्टांस लेना है, मेरा यही कहना है। बिल्कुल, देखा जाए तो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। कोरोना को इस तरीके से नहीं लेना है कि ये बहुत बड़ा ऐसा कोई भयभीत कर देने वाली चीज़ है कि डर जाएं, क्योंकि कहा भी जाता है डर गए तो मर गए, ये कहावत भी है। आपके पास आएंगे विकास मिश्रा जी। अगर देखा जाए तो जो सावधानियां हैं उनको बरतने के साथ साथ और क्या कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रोज़ दिनचर्या की अगर बात करें, उसमें क्या कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? सोनी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपकी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने जितना प्रयास किया ये जो कोविड से हम पार पा पाए, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ के न्यूज एंड टीम। सर, उसमें आप लोगों की अहम भूमिका रही है, क्योंकि आपके बिना वो पॉसिबल भी नहीं था। आपका भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं ये कहना चाहता था, देखिए सबसे जरूरी चीज है कि अपनी इम्यूनिटी को
अच्छा करना। अभी देखिए हम लोगों ने नेचर का इतना नुकसान कर दिया है सोनी जी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इतना हो गया है जी। कि अब नई नई बीमारियां इमर्ज होंगी। तो जरूरी यह है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इतना इंटैक्ट कर लें कि दूसरी बीमारियां हम लोगों को नुकसान ज्यादा ना पहुंचा पाए। तो उसके जो मुख्य कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इम्यूनिटी ठीक रखने के लिए जरूरी है आप 7 से 8 घंटे की नींद लें दिन में, प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लें, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। सवेरे उठते ही 1 घंटा या तो एक्सरसाइज या फिर योगा या मेडिटेशन इस तरीके से करें जिससे आपके हार्मोन्स भी, हार्मोनल बैलेंस भी बॉडी में मेंटेन रहता है, जिससे इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा वो होते हैं। उसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस थोड़े से करने पड़ेंगे, जैसा कि हमारे कक्कड़ सर बता रहे थे, डॉक्टर राजीव कक्कड़, कि स्मोकिंग और जो सेडेंटरी हैबिट्स होती हैं जैसे अल्कोहल, जंक फूड, इन सबको छोड़ के आप जो है वेजिटेरियन डाइट पे ज्यादा बोले। और अगर बहुत आसान भाषा में कहें तो आपकी थाली जितनी कलरफुल होगी उतनी इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। आप रोज फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इन सब का सेवन करें, और ये सारी चीजें अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट रहेगी। ना केवल कोविड, आगे वाली जो और आने वाली बीमारियां हैं जैसे निपाह वायरस, टोमेटो फ्लू वायरस, अगले साल टोमेटो फ्लू वायरस का भी एपिडेमिक हो सकता है, तो आप उन सब चीजों से बचे रहेंगे। बिल्कुल है, ये अच्छी बात है कि आने वाले समय में और कौन सी नई नई बीमारियों से हम जूझने वाले हैं इसका भी आप जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत कि पहले से आप अवेयर हो जाए, लोगों को अवेयर करने के लिहाज से भी ये बेहद जरूरी है बता देना। आपके पास आएंगे राजीव जी। अगर देखा जाए, अभी देखा गया कि फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लगवा ली, फिर सेकंड लगवा ली, फिर ये हुआ कुछ लोगों ने फर्स्ट सेकंड ना लगवा के सीधे बूस्टर लगवा ली। तो क्या उतना इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं या उतना ही बॉडी को प्रोटेक्ट करता है? देखिए, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है अगर हम उसको केवल फॉलो कर लें तो बहुत कुछ हो सकता है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। दुनिया को दिखा दिया है, जैसे डॉक्टर विकास ने भी कहा था, दुनिया को दिखा दिया कि हमारी वैक्सीन सबसे अच्छी हैं। इंडिया इतने अच्छे से इसने तैयारी करी है, और आगे आने जिस समय हम लोग आराम कर रहे थे उस समय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कई डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन डेवलप कर चुका है। एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी में डिफरेंट उसके मोड है, वो हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। तो ये वैक्सीन ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको एक हर बार इन्फ्लुएंजा की, हम लोग वैसे भी जो पेशेंट्स होते हैं, जो हमारे सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, हर साल हम लोग एक वैक्सीन जो उसका वेरिएंट आता है हम लोग लगवाते हैं, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन कहलाती है। कोविड भी एक इन्फ्लुएंजा है, उसकी भी वैक्सीन हम लोग को हर साल लगाने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई वैक्सीन मिस भी कर दी है तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड डोज, थर्ड डोज कर दें। बूस्टर उसका एक नाम है, एक्चुअली बूस्टर उसे कहते हैं जब आपकी एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी का लेवल, एंटीबॉडीज़ बन गई, उसको फिर से बूस्टअप करके सेकेंड डोज और फिर उसको भी बूस्टअप करके थर्ड डोज, कि हर 6 महीने, साल भर के बाद उसका जो कंसंट्रेशन है, उसका जो लेवल है वो गिरने लगता है। उसको एक ऊपर बढ़ने के लिए, टॉपअप करने के लिए जो वैक्सीन लगाते हैं उसको बूस्टर कहते हैं। अगर आपने 2 वैक्सीन नहीं लगाई है तो ये यहाँ से शुरू करें, जो हो चुका है वो जाने दीजिए, आज से शुरू करें, और हर साल जो भी वेरिएंट आता है वो नई वैक्सीन को हम लोग लगाएं, जिससे एंटीबॉडीज डेवलप करें। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, लाइफ स्टाइल, अपना जो प्रोटेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपको जो एक्सरसाइज करना है, 8 और 9 घंटे की जो स्लीप है, जो आपके बॉडी को एकदम से एंटीबॉडीज डेवलप करता है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी देर व्यायाम करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, एंड उन डाइट का प्रयोग करें जो कि नॉन इन्फ्लेमेटरी डाइट्स होती हैं। इन्फ्लेमेटरी डाइट्स वो होती हैं जिसमें जंक फूड होता है, प्रिजर्वेटिव्स पड़े होते हैं, कलर्स पड़े होते हैं, वो उनका सेवन ना करें और उन डाइट का सेवन करें। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, बहुत अच्छा बताया कि हमारी थाली जितनी कलरफुल होगी उतना ही बेहतर है। उन्होंने एक लाइन में वो एक्सप्लेन कर दिया कि जितनी कलरफुल होगी उसमें उतने ही एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी पैदा करने वाली चीज़ें होती हैं जो नेचर ने हमें प्रोवाइड करी हैं। तो डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, वेज का अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें और अपनी इम्यूनिटी को अच्छे से मेंटेन करें। एंड नींद, इसमें कोई दो राय नहीं, नींद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल,
इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और वो कैसे होगी? हमारा जो पैनल मौजूद है वो लगातार डॉक्टर साहब ये बात भी बता रहे हैं कि जितनी थाली में कलरफुल चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है हरी सब्जियां होंगी, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आपके पास आएंगे डॉक्टर विकास शुक्ला जी। अगर देखा जाए तो वैसे तो कोरोना काल के दौरान ही ये चीज़ें साफ होती नज़र आई कि जो मेडिकल विभाग है वो कितना चुस्त दुरुस्त तरीके से उसने काम किया और इस कोरोना जैसी महामारी, एक बड़े वायरस से निपटने का भी काम किया, और अभी भी ये लगातार जो प्रयास है वो जारी है। तो अब जो सवाल उठ रहा है कि क्या हम तैयार हैं? बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग भी कर रहे हैं, दिशा निर्देशित भी कर रहे हैं, तो क्या हम वाकई आने वाले समय के लिए हम तैयार हैं? अनम्यूट करिएगा सर। अनम्यूट कर लीजिएगा सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है आपके जी। आगे अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करिएगा, म्यूट हो गया है सर। हेलो जी, हेलो। आपकी आवाज मिल पा रही है, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक जी, उनका सवाल सुन लेते हैं। स्वागत है आपका जी, कहिए। मैम, मैं के न्यूज का बहुत ही मतलब लगातार मैं देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं। मैम, कोरोना जैसे कि एक बार लोग पूरी तरीके से लोगों का ये हो गया कि भाई अब चलिए कोरोना चला गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार वैक्सीन पर विशेष ध्यान दिया और इंडिया से कोरोना जाता हुआ दिखाई पड़ा, और अब एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। बार बार तमाम नए मरीज निकल करके आ रहे हैं। ये देखा गया कि 2 डोज तो तमाम लोगों ने लगवाए, लेकिन बूस्टर डोज लगवाने में बहुत कोताही हुई और लोगों ने नहीं लगवाया। लोगों को लगा कि भाई अब कोरोना चला गया, बूस्टर की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी से मेरा एक सवाल था मैम आपके चैनल के माध्यम से, जी बिल्कुल पूछ कि जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाया है या जिन लोगों ने केवल मात्र 2 डोज लगवाई है, तो अगर जो लोग बूस्टर नहीं लगवाए तो क्या उनको खतरा ज्यादा है? और एक ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ मैम कि क्या ये कोरोना की डोज या वैक्सीन हर वर्ष लगवानी पड़ेगी क्या? जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था राजीव कक्कड़ जी को कि बूस्टर डोज लगवाने जैसे कि इम्यूनिटी कमजोर होती जाती है तो बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, तो क्या हर वर्ष ये लगवाना पड़ेगा हम लोगों को? चलिए आपके सवाल का जवाब देंगे सर। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि इन्फ्लुएंजा वायरस में हम लोग बूस्टर डोज की तो अलग बात है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग हर साल लगाते हैं। अगर हमारे पास कोविड हुआ है और कोविड एक तरह का वायरस है और ये मान के चलते हैं कि कम्युनिटी में वो सप्रेशन फॉर्म में, एक डॉर्मेंट स्टेज में या एक्टिव फॉर्म पे रहता है, उस सभी कंडीशन में अगर हम लोग डोजेस हर साल एक बार लगा लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। गवर्नमेंट की तरफ से अगर प्रोवाइड करा जा रहा है तो हम लोगों को लगाना चाहिए, और जिन लोगों ने नहीं लगाया है, बूस्टर डोज नहीं लगाया है, तो कोई बात नहीं, अब वो लगवा ले। गवर्नमेंट के आगे आपके नए नॉर्म्स आ जाएंगे, उसको लगा ले, जिससे कि आपकी बॉडी में कम से कम उसके लिए प्रोटेक्शन रहे। अगर अभी आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप लगा सकते हैं। उसका प्रयोग करने से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी और आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो बूस्टर अगर नहीं लगा है या हर साल, जैसा आपका प्रश्न है कि क्या हम लोग को हर साल लगाना चाहिए, तो जी हाँ, हम लोग को हर साल लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में वो प्रोटेक्शन रहे और बार बार इन्फेक्शन ना हो। चलिए, इस सवाल का जवाब, एक चीज़ तो यहाँ पर साफ होती नज़र आ रही है कि जो ये वहम था लोगों के जहन में कि वैक्सीनेशन मैंने करा लिया और वन टाइम करा लिया तो वो लॉन्ग लास्टिंग जाने वाला है, तो ये चीज़ क्लियर होती नज़र आ रही है कि ये हर साल आपको लगवाना पड़ेगा, तभी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। विकास शुक्ला जी, आपके पास आएंगे। चलते चलते, क्योंकि समय इजाज़त नहीं देता कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते आपसे आखिरी सवाल लेना चाहेंगे फाइनल कमेंट के तौर पर कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए ऐसे संक्रामक से बचने के लिए? चलिए सर, आवाज़ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर विकास मिश्रा जी, चलते चलते आपका फाइनल कमेंट। हाँ, मेरा फाइनल कमेंट ये है, आप पूछ रही थी सरकार तैयार है कि नहीं। आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूंगा कि ये पहली सरकार है जिसने पब्लिक हेल्थ सिस्टम जी
अच्छे से एड्रेस किया है, शायद इसलिए कि ये पैंडेमिक आया और सरकार सचेत हुई कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आज ही नहीं, लगभग 1 महीने पहले इस सरकार ने हम लोग को सबको सचेत कर दिया था। हमारे मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 बेड का आइसोलेशन पूरी तरह तैयार है, आईसीयू में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल सही है, सब बिल्कुल रेडी है, दवाएं भी बिल्कुल सारी तैयार हैं कि अगर जरूरत पड़ती है कि अगर किसी तरह का ये इन्फेक्शन बढ़ता है और मोर्टेलिटी की या मॉर्बिडिटी बढ़ती है, निमोनिया और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल। विकास शुक्ला जी, आपकी आवाज़ चूंकि नहीं मिल पा रही है और समय भी इजाज़त नहीं देता है कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इसलिए चर्चा हमें यहीं पर समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखा जाए तो सरकार की जो कवायद है, जो सतर्कता है, उसको देखते हुए और साथ ही जो मेडिकल विभाग है हमारा, वो भी उतने ही तैयारी के साथ काम कर रहा है ताकि इस तरीके के वायरस से किस तरीके से बचाया जा सके लोगों को। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।